हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का आज इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स लाइक बिहार यूपी पीजीटी साइकोलॉजी के लिए मैं आज आपसे बात करूंगा सेंसेशन एंड परसेप्शन से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन के बारे में। आपको पता है कि इसके पहले भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं आपके पीजीटी साइकोलॉजी एग्ज़ाम के लिए। यू कैन वॉच देम एंड यू कैन लर्न मोर। आपको पता है कि मैं आपके साथ में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर करता हूं वो थोड़े से यूनिक हैं और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें। और इस वीडियो को या जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूं आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं सो दैट वो भी इसको सीख सकें। सो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि आज यहाँ पर जो भी कंटेंट है ये हमारे सेंसेशन और परसेप्शन को लेकर है। तो पहला क्वेश्चन है, अवर सेंस ऑफ स्मेल मे बी अ पावरफुल ट्रिगर फॉर मेमोरीज बिकॉज हमारे सूंघने की क्षमता यादों के लिए एक शक्तिशाली ट्रिगर हो सकती है क्योंकि। तो अगर मैं थोड़ा सा डेली लाइफ के बारे में बात करूं तो क्या आप अपने ज़िंदगी में कभी ऐसे टाइम को इस टाइम पर रिकॉल कर सकते हैं कि कभी कुछ ऐसा हुआ होता है कि कुछ यादें हमारी जुड़ जाती हैं पर्टिकुलर स्मेल की वजह से। वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा या कुछ भी हो सकता है, वो जुड़ जाती हैं। जैसे पर्टिकुलर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में है। मुझे याद है कि अभी से लगभग 7-8 साल पहले मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी। तो बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट के बाद पोस्टमार्टम हुआ था और काफ़ी लेट यानी 1 दिन के बाद बॉडी घर पर आई थी। और मुझे याद है कि बॉडी के आने के बाद बॉडी में टाइम लगा था, तो उस पर कोई स्पेसिफिक स्प्रे का यूज किया गया था ताकि लोगों तक दुर्गंध ना आ सके। और वो पर्टिकुलर स्प्रे जो भी वहाँ पर डाली गई थी, तो उस टाइम पे तो मैं था, तो वो मेरे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मेरे सेंस सिस्टम में पहुंची, उसको एनालाइज ऑटोमेटिकली ब्रेन ने किया होगा। लेकिन जब वो टाइम गुजर गया, उसके बाद साल 2 साल 10 साल जैसे टाइम गुजरा, तो आज भी मुझे उस तरह की स्मेल अगर कहीं और कहीं उस तरह की परफ्यूम अगर आती है कहीं भी, चाहे वो कोई फंक्शन हो या नॉर्मल कहीं भी मार्केट हो कहीं भी, मुझे उस सीन की यानी उस जो डेथ हुई थी ना, घर पे जो बॉडी आई थी, उस सीन की याद आ जाती है। इट्स माय ओन एक्सपीरियंस कि कैसे मेमोरीज क्रिएट होती हैं स्मेल से। तो आप भी सोच सकते हैं कुछ ऐसा होता होगा। बट बेसिकली हमें ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है ये डेली लाइफ से जो मैंने जोड़ के बताया ये क्यों होता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन बना के पूछा गया है, आवर सेंस ऑफ स्मेल मे बी अ पावरफुल ट्रिगर। यहाँ पर लिखा है मे बी अ पावरफुल ट्रिगर, एक शक्तिशाली ट्रिगर हो सकता है क्योंकि। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सीधा आंसर मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स कनेक्टिंग द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब का मतलब होता है जो भी हमारे सेंस होते हैं स्मेल के, वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से कनेक्ट होते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं सेंड करते हैं इम्पल्स को डायरेक्टली कहाँ पे, लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम में ये सेंड करते हैं और इस वजह से क्या होता है कि ये शक्तिशाली ट्रिगर होती है मेमोरी को क्रिएट करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि नर्व कनेक्ट द ऑल्फैक्टरी बल्ब डायरेक्टली टू द लिम्बिक सिस्टम, मतलब एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में ये नर्व जोड़ी होती है जो कि सीधा सीधा हमारी मेमोरी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देती है। और लिम्बिक सिस्टम में जो आपका एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस से मैं बताया था, एमिगडाला आपका काम करता है मेमोरी को फॉर्म करने के में, रिकॉग्नाइज करने में, और हिप्पोकैम्पस भी काम करता है मेमोरी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने में। हिप्पोकैम्पस मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बताया था। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पूछा गया था। तो नर्व कनेक्टिंग द ऑल्फैक्टरी बल्ब सेंड्स इम्पल्सिस डायरेक्टली टू द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब को हिंदी में घ्राण बल्ब को कहते हैं। तो घ्राण बल्ब को जोड़ने वाली तंत्रिका आवेगों को सीधे लिम्बिक प्रणाली में भेजती है, लिम्बिक सिस्टम में भेजती है, बेसिकली हिप्पोकैम्पस, और वहाँ पे एमिगडाला होता है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन डज द रेटिना सर्व।
रेटिना क्या काम करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर दे भी सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक इमेज है, देख लेते हैं। आपके सामने मैंने इमेज को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये आई है, आई में कॉर्निया, पपिल, लेंस, ये सब हैं। और पीछे ये जो रेड आप ये देख रहे हैं ना, ये आपकी रेटिना है। इधर तक है, ये इधर तक, इधर से इधर तक होता है रेटिना। तो बेसिकली रेटिना का काम पूछा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, द रेटिना इज अ लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है जो लाइट आती है ना, उसको रिसीव करने के जो सेल्स होती है वो रेटिना पर होती है। एंड ग्लियल सेल्स विद इन द आई दैट कैप्चर्स इनकमिंग फोटॉन्स एंड ट्रांसमिट दैम along न्यूरल pathways एज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स फॉर द ब्रेन टू परसीव अ विजुअल पिक्चर। देखिए यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर है इस तरह से। यहाँ पे आपके आई में फाइनली जो लाइट आती है वो आपके रेटिना पे आती है, और रेटिना से ही सब चीज़ें न्यूरल तरीके से चेंज होती हैं और ब्रेन तक पहुँचती हैं। तो अब हमें देखना है कि रेटिना का यहाँ पर क्या काम है। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप पढ़ के भी खुद से बता सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेटिना कंटेन्स द विजुअल रिसेप्टर सेल्स। ध्यान रखना है, रेटिना में विजुअल रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करती है, फोटॉन्स को, जो लाइट के कण होते हैं उनको रिसीव करती है और उसको फिर बाद में ब्रेन तक फाइनली पहुंचाती है, सो दैट हम समझ पाएँ कि वो क्या है। बेसिकली जो रेटिना होती है उस पर रोड एंड कोन्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया गया है। जो रेटिना है, रेटिना ये जो लेयर होती है, इस तरह से लेयर पे रॉड एंड कोन्स होते हैं। अब रॉड एंड कोन्स से भी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रोड किस लिए काम करते हैं और कोन्स किस लिए काम करते हैं। तो ये जानकारी भी थोड़ी सी आप यहाँ पे रख लीजिए। जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो टू टाइप से हैं, रॉड एंड कोन्स, रॉड एंड कोन्स, ठीक है ना। मैं इसको याद करने का आपको आसान तरीका भी बता दूंगा। तो पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्या है कि रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट लेवल्स, यानी जब धीमी रोशनी होती है उस टाइम पे रॉड्स काम करते हैं, और जो धीमी लाइट होती है इसको स्कोटोपिक विजन कहते हैं। दे डू नॉट मेडिएट कलर विजन, हमें रॉड्स के थ्रू कलर वाली दृष्टि का पता नहीं चलता है, और जो कम लाइट वाली चीज़ होती है उसका पता नहीं चलता है। हैव अ लो स्पेशल एक्यूटी। तो हमें यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो रॉड्स होती है ये कलर के लिए काम नहीं करती हैं, ठीक है। और ये कब रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जब लो लाइट लेवल्स होता है। अब इसे कैसे याद करेंगे? हमें ध्यान रखना है कि रॉड्स, आपने देखा होगा कि जैसे आजकल तो खैर CFL का यूज़ करते हैं घर में, लेकिन आप आजकल भी देखते होंगे कि रॉड्स का भी यूज़ होता होगा। आपके घर में जो लंबी ट्यूब्स होती है इसको रॉड्स बोलते हैं बेसिकली। तो जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, तो गांव में क्या होता है कि प्रकाश की रोशनी के लिए हम रॉड्स को जलाते हैं। ऐसे मान लीजिए आप अपने घर के बाहर रॉड्स लगा रखी है, तो भाई रॉड्स कब जलाते हैं? जब कम लाइट होती है ना। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लाइट लेवल, और ये इसमें कलर विजन नहीं होता है। लेकिन जो कोन्स होते हैं हाइयर लाइट लेवल के लिए फोटोपिक विजन कहते हैं, आर कैपेबल फॉर कलर विजन। कोन्स आपके कलर विजन के लिए काम करते हैं। अब ये बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। कोन्स में C आता है, C फॉर कलर, कलर विजन के लिए कोन्स काम करता है। रॉड्स में क्या होता है? कलर विजन नहीं होता है और येलो लाइट्स में काम करता है। इसे आप अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन इस पर भी बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर था ऑप्शन ए, रेटिना का क्या कार्य है? रेटिना कंटेन्स द विजुअल रिसेप्टर सेल्स। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट ऐड किए हैं, इमेज ऐड किए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपने नॉलेज में कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कलर ब्लाइंडनेस एंड कलर आफ्टर इमेजेस आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट थ्योरी ऑफ कलर विजन। कलर विजन की किस थ्योरी से कलर ब्लाइंड और कलर आफ्टर इमेज को बताया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस समझते होंगे कि कलर का ना दिखना, और कलर आफ्टर इमेज का मतलब होता है कि किसी इमेज के ना होने के बाद भी हमें आभास होना कि वो चीज़ है, आफ्टर इमेज बोलते हैं। तो बताना है कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस और कलर आफ्टर इमेज जो कॉन्सेप्ट है ये
कौन सी थ्योरी से बताई जा सकती है? एक तो है ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, विजिबल ह्यू थ्योरी, अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। कलर ब्लेंडनेस और कलर आफ्टर इमेजेस दोनों ये अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी क्या है अभी बताता हूँ आपको। विजिबल ह्यू थ्योरी कोई थ्योरी नहीं होती है, ऐसे ही टर्म दे दिया है ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएं। और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी यहाँ पर लिखा है, सो दिस इज़ द डेप्थ क्यू, है ना। हम जब परसेप्शन में डेप्थ परसेप्शन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मोनोकुलर और बाइनोकुलर के बारे में पढ़ते हैं। मोनोकुलर होता है एक आँख से, बाइनोकुलर होता है दो आँख से। तो ये डेप्थ क्यू को लेकर है, तो इसमें कलर ब्लेंड और आफ्टर इमेज वाला कोई बात ही नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं है। ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी क्या है देख लेते हैं। जैसा कि नेम बताता है थ्री कलर, ट्राई मतलब थ्री, तो इसमें ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी में बात कही जाती है कि तीन अलग प्रकार के कलर होते हैं। इसमें ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी में बताया जाता है कि देयर आर थ्री डिफरेंट कलर्स रिसेप्टर्स इन द रेटिना। यानी ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी कहती है कि रेटिना में तीन अलग तरह के कलर रिसेप्टर्स होते हैं। द कोन्स इन द रेटिना आर वाट गिव कलर विजन। कोन्स होती हैं जो कलर देती हैं। दिस थ्योरी सेज द कोन्स आर सेंसिटिव टू थ्री डिफरेंट कलर्स। ये थ्योरी कहती है कि जो कोन्स होती है वो तीन कलर के लिए सेंसिटिव होती है, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए और रेड के लिए। तो ये ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी होती है। और साथ में थोड़ा सा अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी को देख लीजिए। अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी प्रपोज करती है कि अगर एक जो कलर का पेयर है वो दूसरे को सप्रेस कर देता है, ठीक है ना। द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी प्रपोज दैट वन मेंबर ऑफ द कलर पेयर सप्रेस द अदर कलर। जैसे वी डू सी येलोविश ग्रीन एंड रेडिश येलोविश, ठीक है, ऐसा देखते हैं। बट वी नेवर सी रेडिश ग्रीन और येलोविश ब्लू, ऐसा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है इसको दिया गया था जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एवॉल्ड हेरिंग के द्वारा लेट 1800 में। तो बेसिकली जैसा कि नाम अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है, अपोजिशन कलर्स होते हैं, तो कुछ कलर दब जाते हैं, मतलब कि सप्रेस हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी अलग चीज़ है और ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी अलग है। इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेबर का नियम निर्धारित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा, आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये आपके साइकोफिजिक्स से क्वेश्चन है, बेसिकली परसेप्शन में आपके आता है। तो वेबर का जो नियम है वो क्या बताता है ये आपको देखना है। हमें ध्यान रखना है जो वेबर का नियम है वो हमें सीधे सीधे बताता है JND के बारे में। JND का मतलब होता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, यानी हम दो चीज़ों में कितने पर ये समझ पाते हैं कि ये चीज़ अलग है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक हाथ में कोई वस्तु है जिसका वेट 1 kg है और कोई दूसरी वस्तु है जिसका वेट अब 900 ग्राम है। तो जब हम दोनों को हाथ में उठाएंगे तो शायद है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि इसमें कोई अंतर है कि नहीं है ना। हो सकता है कि 900 पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर और कम होता यानी वो होता 890 ग्राम तो शायद अंतर पता ना कर पाते, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों में, दो स्टिमुलस में अंतर पता कर लेते हैं, तो वो वेबर्स नियम के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है द मिनिमम पॉइंट एट विच आ चेंज इज नोटिसेबल। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम कोई चेंज नोटिस कर सकते हैं उसे कहते हैं द डिफरेंस थ्रेशोल्ड, जहाँ पे अंतर पता चल जाए किसी चीज़ के बारे में। तो वेबर्स लॉ प्रोवाइड करता है क्रूशियल फंडामेंटल्स ऑन हाउ पीपल परसीव एंड रिएक्ट टू स्टिमुली इन देयर एनवायरनमेंट। कैसे हम एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखते समझते हैं, इसके बारे में वेबर्स लॉ बताता है। इट यूजफुल अक्रॉस डिफ़िकल्ट फील्ड्स लाइक सेंसरी साइकोलॉजी, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग रिसर्च। देखिए साइकोलॉजी का यूज हमेशा
लोगों के बिहेवियर को समझने में किया जाता है, साथ में लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में भी किया जाता है। जैसे कि मार्केट में लोगों के बिहेवियर को इस तरीके का क्रिएट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को परचेस करें, तो इसका यूज मार्केटिंग के लोग बेहतरीन तरीके से करते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो अगर कोई नॉर्मल सॉन्ग चल रहा है, एक नॉर्मल सॉन्ग मतलब बहुत ही स्लो आवाज़ में नॉर्मल चल रहा है, तो आपका ध्यान विशेष नहीं जाता है। लेकिन अगर वो ज़ोर से गाने चलाते हैं, जैसे मॉल के बाहर देखा होगा कि किसी शॉप के बाहर देखा होगा, तो ध्यान आपका जाता है ना। यानी एक ऐसा पॉइंट होता है ऑडियो का वहाँ पर कि आप जिस पर आप समझ जाते हैं कुछ अलग है और आपका ध्यान चला जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड्स को डिजाइन किया जाता है, डिजिटल बोर्ड होते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, बहुत चीज़ें होती हैं। इवन जो आपके फ़ोन में एडवर्टाइज आते हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें यूज की जाती हैं कि आपका ध्यान चला जाए। तो ध्यान रखना कि वेपर्स जो ला है वो बताता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के बारे में या डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में बताता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोक्लिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोक्लिया क्या है आप जानते होंगे, हमारे ईयर का पार्ट होता है। थोड़ा सा आप एक मिनट के लिए ईयर को यहाँ पे देख लीजिए। ईयर के 3 पार्ट होते हैं। ईयर के 3 पार्ट में होता है आउटर ईयर जो कि इधर से शुरू होता है पिन्ना से और आपके यहाँ तक होता है। मिडल ईयर का हिस्सा ये है और इनर ईयर का हिस्सा ये है। इमेज को लेकर आप अच्छे से ये भी समझ लीजिए कि पिन्ना है ये आउटर ईयर में आता है, टेम्पोरल बोन ये भी आउटर ईयर में आती है, ईयर कैनाल आपकी लगभग ये आउटर ईयर में आती है। और मिडिल ईयर में क्या आता है? स्टेपस मेलिकस, ये जो हड्डियाँ होती हैं, इनकस, ठीक है, ये आती हैं। ईयर ड्रम भी मिडिल ईयर में आता है। और कौन कौन सी चीज़ें इनर ईयर में आती हैं, इन्हें अलग अलग याद कर लीजिए। तो बेसिकली ये आपका कोक्लिया है। ये जो लाइक स्नेल होता है ना, घोंगा, उस टाइप का जो डिज़ाइन है इसे हम कोक्लिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक ईयर का पिक्चर है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोक्लिया का क्या काम है, हमें ये बताना है। तो सीधा से मैं बताऊं, जो कोक्लिया होता है इसके इनसाइड में कुछ हेयर सेल्स होते हैं। मतलब जैसे हमारे सर पे बाल होते हैं, उसमें ऐसी बहुत ही सेंसिटिव हेयर सेल्स होते हैं जो कि बाहर से आने वाले साउंड से वाइब्रेट होते हैं और उससे क्या होता है कि उसके बाद आगे जो मैसेज होते हैं वो बढ़ते हैं, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और हम आवाज़ को सुनते समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोक्लिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हमको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मिंग वाइब्रेशन इनटू न्यूरल सिग्नल्स। मतलब मान लीजिए कोक्लिया है, इसके अंदर जो छोटे छोटे से इस तरह के जो हेयर्स होते हैं या नर्व्स होती हैं वो वाइब्रेट होती हैं। तो वाइब्रेट होने से क्या होता है, न्यूरल सिग्नल्स बाद में आगे बढ़ता है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है। तो कोक्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है वाइब्रेशंस को न्यूरल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ब्लाइंड स्पॉट इन आवर आई रिजल्ट फ्रॉम, हमारी आंख में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो कैसे हो जाता है, क्यों बन जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं अभी आपको पहले भी इमेज दिखाया था। तो ये जो आपकी रेटिना होती है इधर, और बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट होने का मतलब होता है यहाँ पे रॉड एंड कॉन्स नहीं होते हैं, मतलब कि फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देखिएगा कि ब्लाइंड स्पॉट हमारी आँख में रिजल्ट हो मतलब क्यों हो जाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, द लैक ऑफ रिसेप्टर्स एट द स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट टू द रेटिना। यानी आप देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्टिक नर्व है ये कनेक्ट होती है कहाँ से, रेटिना में। ये जो रेटिना होता है यहाँ से कनेक्ट होती है। तो इधर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं और इसी वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो आपका आंसर हो गया पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और समझिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ परसेप्शन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ हाउ वी, जो परसेप्शन होता है, प्रत्यक्षण होता है, इसका जो अध्ययन है मुख्य रूप से किस बात से संबंधित है, डिटेक्ट साइट साउंड एंड अदर स्टिमुली, या फिर सेंस अवर एनवायरमेंटल स्टिमुली, या फिर डेवलप सेंसिटिविटी टू इल्यूजन्स, या फिर इंटरप्रेट सेंसरी स्टिमुली। अच्छा क्वेश्चन है। पहला और दूसरा जो ऑप्शन है ये तो सेंसेशन के बारे में है ना। सेंसेशन क्या होता है, व्हाट इज सेंसेशन? अगर सेंसेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम पाते हैं कि सेंसेशन इज डिटेक्शन ऑफ साइट
साउंड या फिर अदर स्टिमुली, ठीक है ना। और सेंस आवर एनवायरनमेंट स्टिमुली, हम एनवायरनमेंट में किसी स्टिमुलस को सेंस करते हैं, दैट इज़ द सेंसेशन, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा तो आंसर है नहीं। डेवलप सेंसिटिविटी टू इल्यूजन्स, इल्यूजन्स के लिए सेंसिटिविटी डेवलप करना ये भी परसेप्शन का काम नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ द ऑप्शन डी दैट इज़ करेक्ट, इंटरप्रेट सेंसरी स्टिमुली, ठीक है। अगर आप परसेप्शन की जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि हम जब करेक्ट सेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। परसेप्शन मतलब क्या है, मेकिंग सेंस ऑफ द स्टिमुली। हम किसी स्टिमुलस का जब करेक्ट सेंस क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, परसेप्शन होता है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुली इज परसेप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आ पर्सन क्लेमिंग टू बी रीड अदर्स माइंड, कोई पर्सन है दूसरे के व्यक्ति के माइंड को रीड करने का दावा करता है। तो टू हैव द ESP एबिलिटी ऑफ, यानी वह व्यक्ति ESP का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्षमता होने का दावा कर रहा है, ठीक है ना। देखिए एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है अभी बताता हूँ आपको। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मतलब होता है कि बिना किसी क्यू के, बिना किसी स्टिमुलस के ही हम चीज़ों को बताने लगते हैं, है ना। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पैरासाइकोलॉजी का हिस्सा ये। तो इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे साइकोनेसिस, क्लेयरवॉयंस, प्रिकॉग्निशन, टेलीपैथी, ये आपका ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का हिस्सा है। तो अगर कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है दूसरे के माइंड को रीड करने के बारे में तो बताना कि ये कौन सा ESP होगा, कौन सा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एक ऐसा विश्वास है जिसमें कोई व्यक्ति परसेप्चुअल एक्सपीरियंस करता है विदाउट एनी सेंसरी इनपुट, बिना किसी सेंसेशन के इनपुट के वो परसेप्शन होने की बात करता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे मेंटल टेलीपैथी है, इसके बाद फोरकास्टिंग है, क्लियरवॉयंस है, साइकोनेसिस है। ये क्या है देख लीजिए। मेंटल टेलीपैथी मतलब होता है कि एक ऐसी योग्यता हम दूसरों के माइंड को रीड कर लेते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पहले से प्रिडिक्शन करना, पहले से किसी चीज़ के बारे में बताना, हम बताने लगे कि कौन सा आदमी जीत जाएगा, कौन सा हार जाएगा, है ना। ये होती है फोरकास्टिंग, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है। क्लियरवॉयंस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ सम इवेंट दैट वन कैन नॉट सी, ऐसी कोई चीज़ के बारे में बताना जो हम देख ही सकते हैं फिर भी हम उसके बारे में बता दें। साइकोनेसिस का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज थिंग्स टू मूव बाय वर्च्यू ऑफ थॉट प्रोसेस, मतलब साइकोकाइनेसिस, हम अपनी मन की शक्ति से किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, तो उसी तरह से नाम बनाया गया साइकोकाइनेसिस। हम अपनी सोच के हिसाब से किसी चीज़ को मूव कर दें, हमने यहाँ देखा अपनी आँखों से और हम उसको देखते रहे, उसको यहाँ से वहाँ कर दिया, ठीक है ना। ये साइकोकाइनेसिस है। तो अलग अलग टर्म है, इनमें से किसी को लेकर भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को लेकर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दूसरों के दिमाग को पढ़ने का जो दावा करने वाला एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की क्वालिटी गुण है वो क्या हो सकता है, वो होगा टेलीपैथी, ठीक है ना। टेलीपैथी इज़ दैट कि हम किसी के दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हैं। साइकोकाइनेसिस, क्लियरवॉयंस ध्यान रखिएगा। और प्रीकॉग्निशन का मतलब भी है हम कि चीज़ों को पहले से बताएं, वो हुई नहीं बट हम उनके बारे में बताने लगते हैं। तो टेलीपैथी ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। तो इस तरह से आज जो भी डिस्कस किया उसको याद रखिएगा, जो भी शॉर्ट नोट इमेज ऐड की है उनको याद रखिएगा। जुड़े रहें मेरे साथ, आपको ऐसे ही कुछ और भी सिखाता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।